बैटल ऑफ प्लासी 1757। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, जो कि 1757 में लड़ी गई थी बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। न्यूज ऑफ द ब्रिटिश डिफीट एट कलकत्ता रीच्ड मद्रास चेन्नई। द ब्रिटिश क्विकली सेंट एन आर्मी टू कलकत्ता अंडर द लीडरशिप ऑफ क्लाइव। अब 1756 में 1756 में जब नवाब सिराज उद्दौला ने अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी कलकत्ता में, फोर्ट विलियम पे जब अटैक किया और वहां पर उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया और कई सारे ब्रिटिशर्स को उन्होंने कैद भी कर लिया। उन ब्रिटिशर्स को वहां के डंजन में, ब्लैक होल में 146 ब्रिटिशर्स को कैद करके रखा जाता है, जहां पर एक ही दिन में करीब 123 ब्रिटिशर्स मर जाते हैं। तो जो भी वहां से बच के भागने में सफल होते हैं, वो लोग यह न्यूज मद्रास तक पहुंचा देते हैं। अब मद्रास में ब्रिटिशर्स पहले से ही अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर चुके थे और मद्रास में उनके पास अच्छी खासी आर्मी भी हुआ करती थी। तो कलकत्ता में ब्रिटिशर्स पे हुए अटैक का बदला लेने के लिए ब्रिटिशर्स जल्द ही रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में एक आर्मी को भेजते हैं कलकत्ता की तरफ। मानेक चंद, a trustworthy of Nawab, took a bribe and handed over Calcutta to the British. The Britishers now restored the diplomacy in which bribery was predominant. अब रॉबर्ट क्लाइव जब कलकत्ता पहुंचते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि नवाब सिराज उद्दौला की आर्मी तो बहुत बड़ी है, जिनके सामने आमने सामने के युद्ध में तो ब्रिटिशर्स उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। तो कलकत्ता को वापस लेने के लिए वो दूसरा रास्ता चुनते हैं। नवाब सिराज उद्दौला ने जब कलकत्ता का फोर्ट विलियम जीत लिया था, तो उसके बाद वो कलकत्ता से मुर्शिदाबाद वापस चले गए थे। मुर्शिदाबाद जो कि उनकी राजधानी हुआ करती थी, और कलकत्ता का चार्ज वो अपने ट्रस्टवर्दी, उनके जो एक भरोसेमंद लीडर थे, मानेक चंद को सौंप कर गए थे। अब मानेक चंद उस समय पर कलकत्ता का इंचार्ज हुआ करता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उसे बहुत ज्यादा ब्राइब ऑफर की, यानी कि वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देते हैं लांच रिश्वत के तौर पे। और पैसों की लालच में मानेक चंद ने कलकत्ता को फिर से ब्रिटिशर्स के हाथों में सौंप दिया। उसके बाद ब्रिटिशर्स को ये आइडिया आ जाता है कि अगर वो ये तरीका अपनाते हैं जहां पर वो ब्राइबरी को प्रीडोमिनेंट रखते हैं, यानी कि वो लांच रिश्वत देकर काफी सारे लोगों को अपनी साइड कर सकते हैं, तो वे इस तरह और लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हैं। दे गोट द सपोर्ट ऑफ द नवाब्स कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी मीर जाफर as they promised to make him Nawab. At the same time, they got the big leaders of Bengal, Jagat Seth, Rai Durlab and Amichand on their side. तो मानिक चंद को अपनी साइड करने के बाद ब्रिटिशर्स ने जो नवाब की आर्मी के सेनापति हुआ करते थे मीर जाफर, उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें भी लालच दी कि अगर जब नवाब के साथ युद्ध होगा, उस युद्ध में अगर वे ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं तो सिराज उद्दौला की हार के बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। अब मीर जाफर तो पहले से ही नवाब बनना चाहता था, क्योंकि सिराज उद्दौला के पहले जब अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब हुआ करते थे, तो अलीवर्दी खान के ग्रैंड सन थे सिराज उद्दौला, जबकि मीर जाफर अलीवर्दी खान के सन इन लॉ यानी कि उनके जमाई हुआ करते थे। तो मीर जाफर भी चाहता था कि उसे भी नवाब बनने का मौका मिले। लेकिन जब सिराज उद्दौला जब 20 साल की उम्र में ही बंगाल के नवाब बन जाते हैं, तो मीर जाफर हमेशा से ये कोशिश में थे कि अगर उसे मौका मिले तो सिराज उद्दौला को गद्दी से हटाकर वो खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो ब्रिटिशर्स ने जब उसे नवाब बनाने की ऑफर दी, तो मीर जाफर ने ब्रिटिशर्स को साथ देने का वादा किया। दूसरी ओर बंगाल के जो कई और इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, जैसे कि जगत सेठ, जो कि एक बहुत ही बड़ी रिच फैमिली हुआ करती थी, और वो एक तरह से बैंकर्स का काम करते थे, लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करते थे, और उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच थी। तो उनके संबंध दूसरी ओर सिराज उद्दौला के साथ भी इतने अच्छे नहीं थे। तो जगत सेठ भी ब्रिटिशर्स का इस युद्ध में साथ देने का वादा करते हैं। इसके अलावा अमीचंद, जो कि उस समय के बंगाल के एक बहुत ही रिच मर्चेंट हुआ करते थे, वो एक व्यापारी थे, और अमीचंद के भी अच्छे रिश्ते नहीं थे सिराज उद्दौला के साथ, जिसकी वजह से अमीचंद, जो कि एक बहुत ही रिच व्यापारी हुआ करता था,
वो भी अपना साथ ब्रिटिशर्स को देते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो नवाब के ट्रस्टवर्दी थे, मानेक चंद, मीर जाफर, उसके अलावा जो नवाब के राइवल्स हुआ करते थे बंगाल में, जगत सेठ और अमी चंद जैसे कई सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया। और ये सब बैटल ऑफ प्लासी शुरू होने से पहले हुआ था। युद्ध से पहले ब्रिटिशर्स ने लांच रिश्वत देकर नवाब के जो काफी सारे ट्रस्टवर्दी थे, जो बंगाल के काफी सारे इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे, उनको अपनी साइड कर लिया था। उसके बाद वो इंतजार करने लगे एक सही मौके का, कि जब उन्हें बंगाल के नवाब के विरुद्ध युद्ध छेड़ना पड़े। और उस युद्ध में क्योंकि मीर जाफर जो कि नवाब के सेनापति हुआ करते थे, अगर वही ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हैं तो ब्रिटिशर्स को उस युद्ध में निश्चित रूप से जीत दिख रही थी। इन मार्च 1757 द ब्रिटिश इन्वेडेड द फ्रेंच कॉलोनी एंड चैलेंज द नवाब सोवरेनिटी। अब बंगाल के कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों को लांच रिश्वत से अपनी साइड करने के बाद ब्रिटिशर्स ने मार्च 1757 में बंगाल के चंद्रनगर में जो फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। तो फ्रेंच जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने सूरत के बाद मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद उन्होंने बंगाल के चंद्रनगर में भी एक सेटलमेंट बसाई थी। और नवाब सिराजुद्दौला के काफी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे फ्रेंच लोगों के साथ। उसकी वजह से फ्रेंच और नवाब सिराजुद्दौला ये दोनों ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके अलावा ब्रिटिशर्स जब फोर्ट विलियम को और फोर्टिफाई कर रहे थे, उसकी किलेबंदी कर रहे थे, वो भी नवाब सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। तो नवाब काफी ज्यादा साथ दिया करते थे फ्रेंच लोगों का व्यापार आगे बढ़ाने में। तो मार्च 1757 में ब्रिटिशर्स ने चंद्रनगर में उसी फ्रेंच कॉलोनी पे अटैक कर दिया, जिसको बंगाल के नवाब का साथ मिला हुआ था। और फ्रेंच कॉलोनी पे अटैक करके ब्रिटिशर्स ने नवाब सिराज उद दौला की सोवरेनिटी को चैलेंज किया। यानी कि बंगाल के नवाब के होते हुए भी उनको नजरअंदाज करके ब्रिटिशर्स अपनी पावर को और ज्यादा एक्सपेंड करने लग गए। जिसके बाद ऑन जून 23, 1757 a battle took place between the British army under Clive and the Nawab's army at a place called Plassey near मुर्शिदाबाद। तो ये सब होने के बाद नवाब सिराज उद्दौला को जब पता चलता है तो वे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक और फाइनल वॉर लड़ लेना चाहते हैं। जिसके बाद जून 1757 में मुर्शिदाबाद जो कि नवाब की राजधानी थी, उससे करीबन 30 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो प्लासी नाम की एक जगह थी, उस जगह पर बंगाल के नवाब सिराज उद दौला और ब्रिटिश आर्मी जिसको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों की आर्मी के बीच में बैटल ऑफ प्लासी शुरू हो जाती है। द नवाब्स जनरल्स कन्फ्रंटेड द ब्रिटिश बट द नवाब्स आर्मी वॉज डिफीटेड ड्यू टू मीर जाफर्स बिट्रेयल। अब रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास से आए थे, वहां पर भी उनके पास जो आर्मी हुआ करती थी वो वहां से भी सोल्जर्स लेकर आए थे। उसके अलावा बंगाल में जो और लोगों का उनको साथ मिला था, उन सब के साथ मिलकर वो नवाब की आर्मी के अगेंस्ट वॉर छेड़ देते हैं। उस वॉर में नवाब के जो कई सारे सोल्जर्स थे वो बहुत ही लॉयल्टी से नवाब की ओर से लड़ते हैं। लेकिन नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर, क्योंकि उन्होंने नवाब को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से नवाब की आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। उनके कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये युद्ध जून के टाइम पे लड़ा जा रहा था, अब जून में जो मॉनसून सीजन है वो इंडिया में शुरू हो जाती है। एक दिन ऐसा आया था कि जब रात को युद्ध बंद होने के बाद सब लोग अपने टेंट्स में थे, तो ब्रिटिशर्स को ये अंदेशा लग गया था कि उस रात बारिश हो सकती है। तो उन्होंने जो अपना सारा गन पाउडर था, उनकी सारी कैनन्स थी, उनकी तोप और सारा असला बारूद उन्होंने टेंट्स में बारिश से बचाने के लिए छुपा कर रख दिया था। जबकि नवाब की आर्मी ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि नवाब की आर्मी के पास भी काफी सारी तोप हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स के पास करीबन 30 कैनन्स हुआ करती थी, जबकि नवाब की आर्मी के पास 100 से ऊपर कैनन्स हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि बारिश में नवाब की आर्मी अपने असला बारूद को, अपनी तोपों को बारिश से बचा नहीं पाई, जिसकी वजह से जब दूसरे दिन फिर से युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध में नवाब अपनी तोपों का सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स ने अपने जो हथियार उन्होंने संभाल के रखे थे
उसकी मदद से एक बहुत ही ताकतवर आक्रमण कर दिया नवाब की आर्मी पे। दूसरी ओर मीर जाफर इस युद्ध में बिल्कुल ही भाग नहीं लेता है। उसके अंडर जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे वो भी नवाब की ओर से बिल्कुल भी युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से यह जब युद्ध लड़ा जाता है तो नवाब की ओर से लड़ रहे सैनिकों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अंत में नवाब की आर्मी की हार हो जाती है। और मीर जाफर के इस धोखे की वजह से एक और जहां ब्रिटिश आर्मी के करीबन सिर्फ 50 लोग की मौत होती है युद्ध में, वहीं पर नवाब की आर्मी के करीबन 500 सोल्जर्स मारे जाते हैं। और बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जब अंत होता है तो ब्रिटिश आर्मी मीर जाफर ने जो नवाब को धोखा दिया था उसकी वजह से यह युद्ध पूरी तरह से एक तरफा जीत जाती है और नवाब की आर्मी बुरी तरह हार जाती है। मीर जाफर वॉज मेड नवाब एंड सिराज उद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। और जब युद्ध खत्म हो रहा होता है तो नवाब प्लासी के युद्ध के मैदान से जब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। और जो मीर जाफर के बेटे हुआ करते थे उन्होंने मुर्शिदाबाद जाते हुए रास्ते में ही नवाब सिराज उद्दौला की हत्या कर दी। उसके बाद मीर जाफर को ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है। यहाँ पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के पीछे कई सारे रीजंस थे। अगर ब्रिटिशर्स चाहते तो वो खुद के हाथों में भी पूरा कंट्रोल ले सकते थे, लेकिन क्योंकि उस समय पर ब्रिटिशर्स का ज्यादा से ज्यादा एम ये था, क्योंकि उस समय पर ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना व्यापार फैला सके, वे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करे, पैसा कमा पाए, जबकि वहां के रूल और एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो व्यापार से जितना भी फायदा वो उठा सकते वो उस तरह से उठा रहे थे। और दूसरी ओर लोगों को संभालने के लिए उन्होंने एक पपेट रूलर, यानी कि जो ऐसा एक शासक जो कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, उसको बंगाल के लोगों को संभाल लेने के लिए नवाब की गद्दी पे बैठा दिया था। और युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स को वहां पर काफी ज्यादा अलाउंसेस भी मिलते हैं, उन्हें व्यापार में काफी ज्यादा कंसेशंस दिए जाते हैं। द नवाब गेव जागीर ऑफ 24 परगनास टू द ब्रिटिशर्स एंड अलाउड देम टू ट्रेड विदाउट एक्साइज ड्यूटी। तो मीर जाफर को क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही नवाब बनाया था तो वो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स के फेवर में ही सारे डिसीजंस लेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो 24 परगना की जगह है बंगाल में उसकी जमींदारी ब्रिटिशर्स को सौंप दी। उसके अलावा पूरे बंगाल में उसके बाद ब्रिटिशर्स विदाउट एक्साइज ड्यूटी ट्रेड कर सकते थे, यानी कि उन्हें कोई भी एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स नहीं पे करना होता था अपने व्यापार पे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द होल ऑफ बंगाल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एंड फ्रॉम हियर दे बिकेम द ओनर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट्स। और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिशर्स के बाद काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी, उनके पास बंगाल का रीजन का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। और आपको बताते कि बंगाल का रीजन उस समय पर भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे समृद्ध प्रदेशों में से एक हुआ करता था। वहां की जो लैंड है, वहां की जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, अच्छी खासी फार्मिंग होती थी, वहां पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता था कॉटन इंडिगो जैसी चीजों का। उसके अलावा क्योंकि वहां पर समंदर के रास्ते से भी व्यापार करना इजी था, तो पूरा जो बंगाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है वो पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था। और यहीं पर पहली बार ब्रिटिशर्स सिर्फ व्यापारी ना रहकर एक इंस्टीट्यूशन के ओनर बन चुके थे, यानी कि जो रूल था वो इनडायरेक्टली उनके हाथों में आ चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उन्हें वहां से काफी ज्यादा पैसा मिलता है और काफी ज्यादा मिलिट्री पावर भी वो अपनी बढ़ा लेते हैं। नॉट ओनली दिस, देयर पाथ ऑफ विक्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम हियर। और इंडिया में ब्रिटिशर्स का यह पहला युद्ध था जिसे जीतने के बाद उस जगह का जो सारा कंट्रोल है वो ब्रिटिशर्स के अपने खुद के हाथों में आ चुका था। क्योंकि उस समय पर जो नवाब हुआ करते थे मीर जाफर, वो ब्रिटिशर्स के ही पपेट रूलर हुआ करते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स मन चाहे तरीके से उनसे काम निकलवा सकते थे, जिससे अपने ट्रेड और बिजनेस में उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। उनके पास काफी ज्यादा पैसा आ रहा था
और ये पहली बार था कि उन्होंने किसी प्रदेश को जीत कर वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी जो सत्ता है वो उस जगह पर स्थापित कर दी थी। उनके हाथ में पहली बार शासन की सत्ता आ गई थी और प्लासी की बैटल पहली बैटल बनती है जिसके बाद ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि वो इस तरह से इंडिया के कई सारे रीजन में काफी सारे युद्ध लड़कर वहां के राजाओं को हराकर वहां का जो प्रदेश है, वहां का जो शासन है, वो अपने हाथ में ले सकते हैं और इस तरह से वो और ज्यादा रिच और पावरफुल बन सकते हैं। तो भारत को जीतने का उनका जो सिलसिला था, उस रास्ते की शुरुआत होती है सबसे पहले प्लासी की बैटल की जीत से। एंड बाय 1818 द होल ऑफ इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। और प्लासी की बैटल जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ जाता है कि अगर जब सत्ता उनके हाथ में रहेगी तो वो कितना ज्यादा वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध के बाद वहां से उनके जो और जगह पर सेटलमेंट्स हुआ करते थे और जगह पर जो उनकी फैक्ट्रीज थी वहां का सारा खर्चा ये बंगाल से निकाला करते थे। बंगाल से सारा पैसा लेकर वे और जगह से चीजें खरीदते थे और वही चीजें वे यूरोप में भेजा करते थे। यानी कि कंपनी का जो भी पैसा था वो बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रहा था, ऊपर से वो बहुत ज्यादा कमा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे प्रदेशों को जीतने की शुरुआत की और 1818 आते आते बाय 1818 पूरा जो भारत का प्रदेश है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर आ चुका था। और प्लासी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखें तो प्लासी का ओरिजिनल नाम पलाश हुआ करता था, जबकि ब्रिटिशर्स उसे प्लासी प्रोनाउंस करते थे क्योंकि वहां पर काफी सारे पलाश के ट्रीज हुआ करते थे। पलाश जिसे कि हम गुजराती में भी खाखरो या केसुड़ो कहते हैं, जिन पे जो फ्लावर्स होते हैं जो कि यूजुअली हमें होली के टाइम पे देखने को मिलते हैं, उन फ्लावर्स से कलर्स बनाए जाते हैं जो कि होली के फेस्टिवल के दौरान यूज किए जाते हैं। क्योंकि होली कलर्स का फेस्टिवल है तो उस समय पर जो लोग काफी सारे कलर्स यूज करते हैं, उनमें से पहले के टाइम से हम पलाश के जो फ्लावर्स हैं उनके द्वारा जो कलर बनाया जाता है उसका यूज किया करते थे। तो बैटल ऑफ प्लासी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। और यहां से हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के भारत में शासन की शुरुआत होती है।